हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज की ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर आरआरबी जो नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज जो सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आया था वही टॉपिक ले हैं। तो एनाटॉमी में प्रीवियस 2015 और 2019 में जो आरआरबी कंडक्ट किया था नर्सिंग ऑफिसर में, और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेस के ऊपर के जो क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी जो कल जो आया था एक नोटिफिकेशन कि आरआरबी का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम का डेट, वो टेंटेटिव डेट वो लोग ने दे दिया है। अगर उसी के हिसाब से देखें तो और 35 डेज रह गया है। तो 35 डेज में हम लोग अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट होता है उसको आप लोग को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था वो क्या क्या था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए सेल का कौन सा हम लोग का जो कंपोनेंट है वो हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, लाइसोसोम एंड एचएलए मॉलिक्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये आया था आरआरबी 2015 का जो पेपर था उसी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टीरॉयड सिंथेसिस ऑकर्स विदिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, तो कौन सा स्ट्रक्चर से आप लोग को स्टीरॉयड सिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्टीरॉयड सिंथेसिस आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, इसके साथ साथ और साइटोप्लाज्म में भी आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, क्या, स्टीरॉयड सिंथेसिस। ठीक है, ये भी 2015 का क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organelles concerned with the metabolic process are present inside the। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म वो तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, लेकिन इधर क्वेश्चन क्या पूछा था, द ऑर्गेनेल, कौन सा ऑर्गेनेल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कंसर्न करता है, हेल्प करता है, वो ऑर्गेनेल कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रेजेंट इनसाइड द पूछा है। ठीक है, इधर गलती मत करना और माइटोकॉन्ड्रिया को सिलेक्ट मत करना। सभी जो ऑर्गेनेल्स है वो लोग सेल के कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर है। ये 2019 में आया था। देखो 2015 में मतलब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन आया था, उसको कन्वर्ट करके फिर दे दिया हम लोग का 2019 में, वही सेम क्वेश्चन को जस्ट मॉडिफाई करके दिया है। तो हो सके कि 2025 में जो कंडक्ट हो रहा है मे बी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को एक दो देखने को मिले, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल हम लोग का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबको पता है 46 है, अगर पेयर में पूछे। ठीक है, अगर टोटल पेयर पूछे तो ये होगा 23 पेयर। ठीक है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको कौन करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो डीएनए है, डीएक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, वो क्या करता है हम लोग का, वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को वो ट्रांसफर करता है, कौन, डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी
फॉर कार्डियक मसल। ठीक है, तो कार्डियक मसल का जो मेन सोर्स है, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से वो कौन सा है? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग का जो कार्डियक मसल का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है फैट। ठीक है, क्या है? फैट हम लोग का मेन सोर्स एनर्जी है, किसका? कार्डियक मसल का। ठीक है, क्योंकि कार्डियक मसल में हम लोग का जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर नहीं होता है। ठीक है, नॉट स्टोर इन कार्डियक मसल, इसलिए कार्डियक मसल फैट को यूज करता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो इधर मैंने पुट किया है कि आरआरबी 2015 येलो रेड, ये क्या है? ग्रीन, ये सब जोन है। ठीक है, हम लोग का सभी जो जोन होता है उसी जोन के हिसाब से, मतलब हम लोग का जो येलो जोन में, आप शायद ये चंडीगढ़ का पेपर कुछ होगा उस साइड का, उसी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ आउट ऑफ द केमिकल फोर्स और बॉन्ड लिस्टेड बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज। ठीक है, तो कौन सा केमिकल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो हम लोग का जो कोवालेंट, ठीक है, ये जो कोवालेंट है, कोवालेंट के साथ साथ हम लोग का जो आयोनिक आयोनिक जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये है हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और ये जो वेंडरवाल एंड डायपोल, ये होता है विकर। ठीक है, विकर वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, हो सके कि इस बार वेंडर और डायपोल के क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो कोवालेंट हो गया इधर का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी 2015 का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय व्हिच cell of the human body absorbs molecule such as protein by engulfing them is called। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हम लोग का जो सेल है सिर्फ, ठीक है, तो जो आउटसाइड जो आता है, मतलब क्या है, हम लोग का एक फॉरेन बॉडी अगर कोई सेल के अंदर जा रहा है तो सेल उसको एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। ठीक है, उसको निगल देता है, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। ठीक है, फॉरेन बॉडी हो गया। प्रोटीन भी क्या है, बाहर से हम लोग का सेल के अंदर आ रहा है, वो भी एक फॉरेन बॉडी के जैसा है, तो उसको क्या कर रहा है, निगल के एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सोसाइटोसिस मतलब सपोज कुछ एक बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी के हिसाब से कुछ बैक्टीरिया वायरस सेल के अंदर मतलब आ रहा है। ठीक है, तो सेल क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया को एनकल्प कर देगा उसको। ठीक है, और सेल के अंदर उसको क्या करेगा, किल करेगा, फिर सेल से बाहर उसको भेजता है। ठीक है, आउट ऑफ सेल के बाहर उसको भेज देगा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। मतलब सेल के बाहर भेजना कुछ प्रोडक्ट हो या कुछ फॉरेन बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा मॉलिक्यूल प्रोटीन्स को भी हो गया, बाय एनगल्पिंग इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनांटियोमर। ठीक है, एनांटियोमर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इधर वही पूछा है। ठीक है, ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल, ओनली दैट they are mirror image of each other, then both A and B and none of these। ठीक है, तो ये जो एनांटियोमर है, ठीक है, एनांटियोमर है, इसमें क्या होता है, जो मोलिकुल जो है, ठीक है, उन लोगों का जो केमिकल फॉर्मूला भी होता है, उन लोग का क्या होता है, एक
मिरर इमेज बनता है। ठीक है, सपोज हम लोग अगर एक लैक्टिक एसिड को एनांटियोमर में देखते हैं तो क्या होता है, OH देन कार्बन। ठीक है, तो इधर आएगा हम लोग का हाइड्रोजन, इधर मिथाइल ग्रुप का आएगा। ठीक है, तो ये जो एक लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग एनांटियोमर में इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर सेम ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है, तो इधर क्या होगा एनांटियोमर में, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन ये जो एच जो ये साइड में था, अभी ये हाइड्रोजन इधर आ गया, एंड हम लोग का जो मिथाइल ग्रुप का है वो क्या होगा, सॉरी एच नहीं होगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनांटियोमर। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका एक इमेज मिरर हो रहा है, और क्या है, मतलब बोथ लैक्टिक एसिड है, तो केमिकल ये दोनों आइडेंटिकल एक ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक मिरर इमेज, ईच अदर मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं एनांटोमियर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी क्या है, ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों सेम लैक्टिक एसिड का है, और उसके साथ साथ ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों का मिरर इमेज होता है, उसको बोलते हैं एनांटियोमर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन सब आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आरआरबी में, तो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छा से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय अल्कालिन इज नोन एज। ठीक है, क्या बोला है, फैट का एब्जॉर्ब होना बाय अल्कालिन, अल्कालिन से फैट का ब्रेकडाउन होना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय अल्कालिन इज नोन एज सैफोनिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैफोनिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग का जो फैट है वो मेटाबोलाइज होता है विथ अल्कालिन टू फॉर्म ग्लाइकोजन एंड वाटर। ठीक है, सॉरी वाटर नहीं, फ्री फैटी एसिड। ठीक है, ग्लाइकोजन एंड फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन मतलब ये फैट क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इधर लिखो, एक मिनट, केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट, केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट विथ अल्कोहल, अल्कोहल से फैट का जो केमिकल रिएक्शन होता है, और क्या बनता है इसमें, ईस्टर बनता है और वाटर बनता है, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एमल्सिफिकेशन क्या है, एमल्सिफिकेशन में हम लोग का जो दो मॉलिक्यूल है जिस जो कभी मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, उनको हम लोग मिलाएंगे, जैसे हो गया कि इसको क्या बोलते हैं, सपोज वाटर प्लस ऑयल। ठीक है, इसको मिला के ये जो दोनों सॉल्वेंट है ये कभी मिलते नहीं, कभी घुलेंगे नहीं, अगर हम लोग पानी के साथ अगर ऑयल को मिलाएंगे तो घुलते नहीं है, और एक क्या है, सेमी स्टेबल एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। पेरोक्सीडेशन क्या है, ये भी फैट का एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, सैफोनिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय अल्काली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, what is the observation of tissue with the naked eye to study disease is called। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू विथ नेकेड आई टू स्टडी डिजीज, तो डिजीज एक टिश्यू का मतलब नेकेड आई में ऑब्जर्व करके डिजीज को डायग्नोस करने का क्या बोलते हैं। ठीक है, एक है मोलिकुलर पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड ग्रॉस पैथोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रॉस पैथोलॉजी। ठीक है, ये ग्रॉस पैथोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग का कैंसर, कुछ अगर सपोज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ब्रेस्ट टिश्यू को हम लोग एग्जामिन करेंगे थ्रू माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्टडी और डिजीज प्रोसेस के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस पैथोलॉजी। ठीक है, कैंसर टिश्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, मोलिकुलर पैथोलॉजी मतलब ये एक सब यूनिट पैथोलॉजी है, सिर्फ हम लोग मोलिकुल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं मोलिकुलर पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी मतलब कुछ इंटेंशन और पर्पज को लेके हम लोग जो पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, क्या इंटेंशनली हम लोग अगर कुछ पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जैसे कोविड में हम लोग क्या किया था, कोविड-19 में वैक्सीन का जो आया उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब भी हम एनिमल में यूज करते हैं, ठीक है, उसका सक्सेस होने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो हो गया हम लोग का एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। और क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, हम लोग मतलब डायग्नोसिस के लिए जो हम लोग सीरम सोडियम पोटेशियम भी पेशेंट का भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर्पज के लिए भेजते हैं ब्लड सैंपल। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया, ब्लड सैंपलिंग हो गया, वो हो गया हम लोग का क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, तो 11 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो गया बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड्स, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या है, बायोलॉजिकल बैरियर, तो ये बैरियर में क्या होता है, मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब क्रॉस नहीं कर पाता है, नॉट क्रॉस। ठीक है, मतलब जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो नहीं क्रॉस कर पाता वो बैरियर को, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शन में, रेनल ट्यूबुल्स, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल्स एंड प्लासेंटा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हम लोग का बायोलॉजिकल बैरियर। और प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हम लोग का जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जैसे प्लासेंटा में कुछ बैक्टीरिया वायरस एंटर होने से रोकता है, वैसे कैपिलरी वॉल्स में और सेल मेम्ब्रेन में वही सेम हार्मफुल सब्सटेंस एंटर नहीं होने देता है एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, सॉरी कौन सा, रेनल ट्यूबुल्स। ठीक है, तो रेनल ट्यूबुल्स एक बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, बाकी तीन हम लोग का बायोलॉजिकल बैरियर है। तो 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट परमेट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन में कौन सा सब्सटेंस मतलब परमिट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में आने के लिए। ठीक है, तो ये जो पैसिव डिफ्यूजन है इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन में ऑलरेडी ये डिफ्यूजन क्लास ले हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, लिपिड बाय लेयर्स होता है। तो ऑप्शन क्या है, लिपिड सोल्यूबल्स, नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है ये लिपिड भी
आ सकता है नॉन आयोनाइज सब्सटेंसेस, मतलब हम लोग का जो आयोनाइज मतलब कौन सा, हम लोग का सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ये क्या है, आयोनाइज है। नॉन आयोनाइज सब्सटेंसेस वो क्या होता है, हम लोग का जो आयन प्रेजेंट नहीं रहता है वो सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस लाइक गैस, ठीक है, गैस क्या है हम लोग का CO2, O2, ठीक है, लिपिड्स, फैट, ठीक है, ये सब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस है। तो ये तीनों जो है क्या है, हम लोग का पेसिव डिफ्यूजन से एंटर कर सकते हैं, परमिट मिल सकता है इन लोग को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए। लेकिन कौन सा क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, ठीक है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा, आयोनाइज सब्सटेंसेस, आयोनाइज सब्सटेंसेस जिसमें से सोडियम पोटेशियम है, उसके साथ प्रोटीन और लार्ज मोलिक्यूल, ठीक है, लार्ज मोलिक्यूल जो है वो सब्सटेंसेस सब क्या है हम लोग का इजीली पैसिव डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको लिए ये जो आयोनाइज सब्सटेंसेस है, प्रोटीन है, लार्ज मोलिक्यूल है, इनके लिए एक ट्रांसपोर्टर का जरूरत होता है, ठीक है, जिसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से ये लोग जाएंगे। हम लोग का जैसे प्रोटीन पंप रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, ठीक है, उसी पंप के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हम लोग का एनर्जी का यूज नहीं होता है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, ये जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, इन लोगों के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ये लोग हम ये सब क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, सेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्वेश्चन क्या है 14, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, हम लोग का जो जेनेटिक ट्रेड जो है, जो जेनेटिक ट्रेड्स है वो जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, मतलब अपकमिंग जो चिल्ड्रन है उन लोग को पेरेंट्स से जो जेनेटिक ट्रेड्स है जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल कौन दिया था, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूहोक, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन एंड जॉर्ज ग्रेगर मेंडल्स, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है उसका है ग्रेगर मेंडल्स, ठीक है। ग्रेगर मेंडल्स ने क्या किया था, कौन सा प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंट। इसको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंट को हम लोग मेंडल मेंडल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन म्यूकोसिस। म्यूकस में जो प्रोटीन देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नोमिन, म्यूसिन, ग्लूटेन एंड मायोसिन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है म्यूसिन, ठीक है। तो म्यूसिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकोस। म्यूकस में हम लोग को कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, वो है म्यूसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द लूसी ऑफ द स्ट्रक्चर within in the body plan of an organism that forms the basic taxonomical categorization is, ठीक है। तो द क्या बोला है क्वेश्चन में, किसके एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ लूसी और
locus of structure within the body plan of an organism। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर का स्टडी हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का स्टडी हो रहा है ऑन द बेसिक्स ऑफ टॉक्सोनोमिकल कैटेगराइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनल मॉर्फोलॉजी। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, सपोज जो मक्खी है, ठीक है, एक सैंड फोम फ्लाई को लेते, सैंड फ्लाई और बार्ड्स को लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या यूज करते हैं, मतलब उड़ने के लिए ये दोनों अपना पंख यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, बर्ड्स और सैंडफ्लाई ये दोनों अपना पंख यूज करते हैं। तो ये जो दोनों का जो पंख है, ठीक है, जो विंग्स है, ठीक है, पंख बोलते हैं इसको, जो विंग्स है वो फंक्शन एक ही रहता है। ठीक है, ये इसका भी जो सैंड फ्लाई का भी जो विंग्स है वो भी उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है, और बर्ड्स का भी जो विंग्स है उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है। लेकिन जो सैंड फ्लाई का जो विंग्स है और बर्ड्स का जो विंग्स है उसका डिफरेंट, जो इसमें क्या बर्ड्स का विंग्स में हम लोग का मसल, बोन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन सैंड फ्लाई में उसका जो विंग्स है उसमें आप लोग को सिर्फ उसका जो पंख है वो प्रेजेंट रहता है, मसल और बोन प्रेजेंट नहीं रहता है। ये दोनों का जो ये जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है, बॉडी और प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया। एनालिसिस और पैटर्न ऑफ लोकस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर को जो एनालिसिस कर रहा है विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चोनॉमिकल कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी वही सेम, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंटल के लिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कुछ एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स को, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। और मोलिकुलर में सेम एक सब यूनिट मोलिकुल को सिर्फ स्टडी करेंगे, और फंक्शनल में हम लोग का बोथ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में क्या मीनिंग हुआ उसका, द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ द लोकस ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी प्लान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट फ्रॉम द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चोनॉमिकल कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लार्ज heap of mass of scar tissue develop and extending beyond the wound surface is known as। तो क्या है, अगर कोई इंजुरी हुआ है, ठीक है, उसमें वुंड हुआ है, तो क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सपोज ये जो मैंने एक इमेज लिया है, ठीक है, इधर स्कार फॉर्मेशन हुआ है, ये वुंड के ऊपर से, मतलब घाव के ऊपर से उभरा हुआ जाता है, एक दिखाई देता है, एक्सटेंड दिखता है, उसको बोलते हैं केलोइड स्कार। ठीक है, मतलब सपोज इंजर हुआ है, वो हील हुआ है, उसका स्कार जो है मतलब वुंड के ऊपर से एक लेयर बना लेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं केलोइड स्कार। ठीक है, और इधर देखो ऑप्शन में है एक्नी स्कार, आप लोग को देखने को मिलेगा फेस में जब एक्नी रप्चर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर स्कार आप लोग को बर्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोट्रोपिक स्कार, देखो इधर क्या है, ये जो हाइपोट्रोपिक स्कार है ये एक्सेसिव कोलाजन के वजह से क्या होता है, वो जो स्कार है डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, उभरा हुआ है, ऊपर आ गया है, और ये इधर जो स्कार है वो कंप्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया स्किन के अंदर, उसको बोलते हैं हाइपोट्रोपिक स्कार। ठीक है, और इधर क्या बोला है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड। ठीक है, वुंड के ऊपर में जो स्कार बन रहा है उसको बोलते हैं किलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो कौन सा प्रोटीन अपने फंक्शन के हिसाब से
क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। इसमें क्या आएगा, हम लोग का एंटीबॉडीज आएगा। ठीक है, हम लोग का एंटीबॉडीज का फिर बहुत टाइप है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। ठीक है, ये सब एक प्रोटीन है। इन लोग का टाइप के हिसाब से इन लोग का अलग अलग फंक्शन है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसमें प्रोटेक्ट भी करते हैं हम लोग को। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है ये प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन लोग का फंक्शन रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Dash are the atom having the same mass number but different atomic number। ठीक है, तो ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द डैश आर द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले देखते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये जो पॉजिटिव चार्ज जितना है, ठीक है, और जिसमें कुछ चार्ज नहीं है, तो ये जो मॉलिक्यूल के अंदर जो है, ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो है उसको एटम्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये एटम्स का सॉरी प्रोटॉन बोलते हैं उसको। एक मिनट, ये हो गया प्रोटॉन्स। और ये जो नॉन चार्जेबल जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ये जो न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, ये मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, मतलब ये दोनों को मिला के और सिर्फ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इधर हम लोग को देखने को मिलेगा फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, डैश आर द एटॉमिक हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये जो इसमें क्या होगा, जो मास नंबर है वो सेम रहेगा लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहता है। इसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार का मतलब द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटाइप उसका उल्टा है। ठीक है, क्या होगा उसमें, उसमें जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा और हम लोग का जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो आइसोबार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामलाइन जीन थेरापी इज। ठीक है, ग्रामलाइन जीन थेरापी किसे कहते हैं, मतलब ये क्या है, नॉन हेरिटेबल, समटाइम्स हेरिटेबल्स और हेरिटेबल्स अनरिलेटेड हेरिटेबल्स। ठीक है, तो ये जो ग्राम लाइन जीन जो है इट्स इन्वॉल्व का जो मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या करता है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल जीन। जो जीन है, ठीक है, हम लोग का उसको डिफेक्ट और एबनॉर्मल जीन को ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, कौन सा, ग्रामलाइन जो एबनॉर्मल एंड डिफेक्ट जीन को मॉडिफाई करता है। इसमें क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, जो अपकमिंग जो चाइल्ड आएगा
इनकमिंग जो चाहिए कहाँ से प्रेजेंट होगा, ये जो जीन है, एक मिनट इसका मीनिंग लिख देता हूँ फिर आप लोग को इजी होगा समझने में, इजी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रामलाइन जीन इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल एंड डिफेक्ट जीन इन स्पर्म एंड एग सेल। ठीक है, एग सेल में जो डिफेक्ट जीन है उसको मॉडिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग और फ्यूचर जो चिल्ड्रन है उसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल जीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रामलाइन जीन। ठीक है, तो ये क्या है, हेरिटेबल है। ठीक है, क्या नेचर है, ये हेरिटेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो ग्रामलाइन जीन है ये क्या करता है, हम लोग का जो स्पर्म में और एग सेल में जो डिफेक्ट जीन है, जो एबनॉर्मल जीन है, उसको मॉडिफाई करता है ताकि अपकमिंग जो बच्चा पैदा होगा उसका जीन जो है वो नॉर्मल हो सके। तो ये ट्रांसेबल हेरिटेबल है, ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी है ये, हेरिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन एलोन्स। तो न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इधर जो एक मिनट, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, हम लोग का न्यूट्रल रहता है। तो ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। ठीक है, इधर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का एनाटॉमी के बेस्ड में जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था मैंने पुट किया था। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो आरआरबी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 2015 और 2019 का एनाटॉमी का जो रिपीटेड क्वेश्चन आया था 2 साल में आरआरबी में, वही मैंने इधर पुट किया और हम लोग अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक में देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट वाइज में, सपोज फंडामेंटल में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ओबीजी में क्या आया था, सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो नर्सिंग ऑफिसर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरा नर्सिंग ऑफिसर के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।